Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University Multan. अच्छा गाइस, आप लोगों आज मैं आपको अपना टारगेट बता देती हूँ कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डिफरेंस इक्वेशन, उसकी होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन और नॉन होमोजीनियस की एक दो टाइप्स आपको पढ़ाऊंगी। और इससे पहले मैं आप लोगों को ना ये सारा कुछ बताऊं, मैं आप लोगों को आपका कोर्स आउटलाइन दिखा देती हूँ कि ये जो 5th वीक है हमारा ये। अच्छा, आप लोगों ने पहले इल कंडीशन, वेल कंडीशन, ये सारा कुछ आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। फिर आइगन वैल्यूज, मैट्रिक्स और फिर इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, फिर गॉसियन क्वाड्रेचर, इनके एरर एस्टिमेशन देख ली थी। अब आज 5th वीक में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, तो वो हम सारा कुछ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है डिफरेंस इक्वेशन। और मैं चलती हूँ अगली स्लाइड पर। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डिफरेंस इक्वेशन mathematical equality involve a difference between successive values of a function of a discrete variable। आप लोगों को पता है गाइस, दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है कंटिन्यूअस, दूसरा वेरिएबल होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो ना गैप छोड़ के फंक्शन की वैल्यूज गैप छोड़ के आपको निकलती है, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट। एक वैल्यू, फिर गैप, दूसरी वैल्यू गैप, तीसरी वैल्यू गैप, चौथी वैल्यू, तो इस तरह ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर गैप्स नहीं होते। आप लोगों का ग्राफ एक पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है, फिर टुकड़ा कहीं और पॉइंट पे, टुकड़ा किसी और पॉइंट पे, ऐसे करते पीस वाइज फंक्शन आप लोगों ने देखे होंगे। ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूअस बोलते हैं। जो पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन टुकड़ों में हर अपना टुकड़ा तो कंटिन्यूअस है, लेकिन पूरा वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे एक भी गैप नहीं होता, जहाँ होल्स नहीं होते, जहाँ जंप्स नहीं होते, हम उन्हें बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स और डिस्क्रीट वेरिएबल्स हर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू और उन वैल्यूज के डिफरेंसेस, उनके वैल्यूज के डिफरेंसेस, फंक्शन वैल्यूज के भी हम फर्दर डिफरेंस। आप लोगों ने मेरे ख्याल से पीछे मैंने शायद आपको पढ़ाया था, ये पता नहीं किससे पढ़ाया है, शायद BZU के बच्चों को पढ़ाया है कि मैं ना उसमें ना उन लोगों को ना डिफरेंस टेबल निकालने सिखाया है कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ये सारा कुछ, और फिर न्यूटन मेथड और बाकी सारा। ये शायद आप लोगों ने फर्स्ट अपने सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर जरा देख लीजिएगा कि डिफरेंस टेबल्स कैसे बनती होती हैं, और बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर जाके। तो अब हमारे पास क्या है कि सक्सेसिव डिफरेंसेस हम लोग लेते होते हैं, फंक्शन वैल्यूज के डिफरेंसेस लेते हैं, और फिर इन डिफरेंसेस को यूज करते हैं, या तो इंटरपोलेशन में यूज करते हैं या बाकी सारी चीजों में हम लोग यूज करते होते हैं। द डिस्क्रीट वेरिएबल, अब वो क्या कह रहा होता है, अब वो डिस्क्रीट वेरिएबल के आगे डेफिनेशन बता रहा है, इज डिफाइंड एज और द इंटरेस्ट ऑफ वैल्यूज, उन वैल्यूज में इंटरेस्टेड होता है विच इज डिफर्ड बाय सम फाइनाइट अमाउंट, और मतलब डिफरेंट अमाउंट होती है इनकी, यूजुअली कांस्टेंट। वो कहता है ये वैल्यूज में गैप तो बता रहा है कि इसका गैप या तो h का गैप होता है या इनका गैप क्या होता है, 1 का गैप होता है। गैप का मतलब क्या है, h का मतलब क्या है, h का मतलब ये जैसे 1 है, 1 हम सपोज हम ना दो का डिफरेंस ले रहे हैं, 1 में 2 ऐड करो तो 3 आएगा। तो इनके दरमियान जो दो वैल्यूज हमने छोड़ दिए हैं, 1 फिर 3, फिर दोबारा वो 2 के डिफरेंस से हम 5, फिर दोबारा 2 के डिफरेंस से 7, फिर दोबारा 2 के डिफरेंस से हम, मतलब इनके हमने पहले 1 वैल्यू ली, फिर हम 3 वैल्यू पे आ गए, फिर हम 5 वैल्यू पे चले गए, फिर हम 7 वैल्यूज पे चले गए। तो एक खास डिफरेंस होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका h क्या है। 0.5 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, इसे बोलते हैं स्टेप साइज बोलते हैं। तो h ये हम लोग पीछे भी इसको देख चुके हैं डिटेल में। तो फिर ये x नॉट हमें पता है a के बराबर होता है, x1 a में h ऐड हो रहा होता है, x2 क्या होता है, a में 2h ऐड हो रहा होता है। ये सारा कुछ डिटेल के साथ मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। और फिर इनकी फंक्शन वैल्यूज भी हम लोग देख लेते हैं, फ्रॉम विच द डिफरेंसेस कैन बी फाउंड, और इनके थ्रू हम डिफरेंसेस निकालेंगे। अब मैं चलती हूँ अगली स्लाइड पर। ये आप लोगों को याद होगा फंक्शन वैल्यूज होती थी, हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते थे, y1 में से y0 माइनस कर दो, y1 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, 2 में से 1 माइनस कर दो, और हाँ इससे एक बड़ी वाली में से यही वैल्यू माइनस करते हैं। इसी तरह yn का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो आप इसकी n+1 में से n माइनस कर दें, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये निकल आएगा। इसी तरह सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आप लोगों को निकालना आता है, सेकंड x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इधर इस तरह से
लिख सकते हैं ना, इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे, फिर आप फिर ब्रैकेट खोल दीजिएगा, ये सारों को अलग अलग मिल जाएगा, इसके ऊपर अब अलग लगेगा और इसके ऊपर अलग लगेगा। फर्दर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक जैसी शक्लें, ये हो जाएगा -2 और बाकी ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। तो इसी तरह आगे देखते हैं। अब ये सारे ऑपरेटर्स की लिस्ट है जो आप लोग पीछे भी पढ़ चुके होंगे, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसे शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस और ये म्यू एवरेज ऑपरेटर इसे बोलते होते हैं। और इनके फार्मूले, इनका आपस में रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता हो और ये हमारे आगे यूज होंगे। इसलिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस के साथ इनका शिफ्ट ऑपरेटर्स का क्या डिफरेंस है वो देख लीजिएगा क्योंकि आगे हमारी ये चीजें यूज होंगी। आगे चलते हैं हम। और फिर ये हमारे पास आया रोल ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या रोल है आप लोगों को पता है शिफ्ट ऑपरेटर, और ये इसे गौर से देख लो, आगे चल के ना आपके पास ये चीज आएगी, ये शक्लें गिवन होंगी, आपने इसे शिफ्ट ऑपरेटर की शक्ल में लिखना होगा। तो शिफ्ट ऑपरेटर 1 का मतलब है x में आप h ऐड कर दो। अब 2 टाइम्स का मतलब है x में 2h ऐड कर दो। ये देखो ये सिंप्लीफाई कर रहा है, ये फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया, फिर सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर लगाएगा, तो यही इसी शक्ल में ये जो भी आपका इनपुट है इसके अंदर 1h ऐड कर दिया। ये h मिलकर हमारे पास हो गया, ओवरऑल रिजल्ट ये हो गया, x में 2h ऐड हो गया। अगर 3 है तो x में 3h ऐड होगा। इनसे इस तरह चलते चलते अगर n है तो x में nh ऐड होगा, अगर -n है तो x में -nh ऐड होगा। तो हम आगे चलते हैं। और फिर ये है, अब ये डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन अब वो बताया। डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल k, जिस तरह हम पीछे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेते थे ना, डिपेंडेंट वेरिएबल y लेते थे, यहाँ पे उसने x की जगह k ले लिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो फिर हमें वो कहता है आप इधर x भी लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना आप इधर x लिखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? yk या yx भी आप लिख सकते हैं। yk का मतलब क्या है? y में आपने x वेरिएबल एंटर किया या k वेरिएबल एंटर किया। वो कहता है ऑफ वन, वो कहता है एंड वन एंड सेवरल डिफरेंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल दिस। वो कहता है ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको x नजर आए, आप मतलब k नजर आए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल नजर आए और इसके कुछ डिफरेंसेस नजर आए। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जितने भी डिफरेंसेस अगर आपको नजर आ जाए उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंसेस इस शक्ल में हो सकते हैं। उस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। और ये पास उसने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया कि यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x खड़ा होगा और यहाँ पे आपका क्या खड़ा होगा? आपकी यही इक्वेशन खड़ी होगी और इसमें ये yk तो आपको नजर आ रहा होगा और इसके कुछ डिफरेंसेस भी आपको नजर आएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ये देखो, अगर ये वाली साइड पे हमारा, अगर इधर गौर से देखो, y का सेकंड डिफरेंस के साथ फर्स्ट डिफरेंस के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल अकेला आ गया और यहाँ पे कोई x की वैल्यू अगर नहीं है तो हम इसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अगर यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया तो हम इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो आगे इसकी डेफिनेशन और बाकी सारी चीजें आपको बताती हूँ। इसका फिर ऑर्डर भी हम लोग देखते होते हैं, तो ये सारा कुछ आपको बताती हूँ। ऑर्डर, वाह, ऑर्डर की भी बात कर रहे थे, ऑर्डर आ गया। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन रिटन। अब ये बात गौर से सुन लो, आपको वो जानबूझ के चालाकी चलता है, ऐसी इक्वेशन दे देता है और वो कहता है कि भाई हमें ऑर्डर निकाल के बताओ। तो ना एक बात याद रखना, अब ये ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ लो बच्चे। यहाँ मैं अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी और मैं गलती करती थी और मैं हमेशा गलत ही आंसर देती थी, तो इसलिए मेरी वाली गलती आप लोगों ने नहीं करना। इसे गौर से देख लो डेफिनेशन को। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम डिफरेंसेस। आपकी वो फॉर्म हो जो डिफरेंस से फ्री हो, उसके अंदर कोई डिफरेंस इन्वॉल्व ना हो। मतलब ये देखो, ये इक्वेशन है, आपको इसे डिफरेंस से फ्री करना आना चाहिए। तो एज इट इज रहेगा। इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आप लगा सकते हो ना, फिर इसका सेकंड भी लगा सकते हो, तो मैंने आपको सिखाया है, और थर्ड भी आप लगा सकते हो। फिर आप इन सारों को खोलेंगे और खोलने के बाद जो शक्ल बनेगी ना, उधर से आप उस शक्ल को, उस फाइनल शक्ल को जिसमें डिफरेंस एक भी नहीं होगा, उस शक्ल से हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? क्या मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, हम उधर से ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री भी वहीं से निकालेंगे। तो अब ये बात तो गौर कर ली कि हाँ समझ आ गया। ऑर्डर कैसे निकलता है कि आप लोगों ने आपका इस ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंसेस से फ्री होगी, उस इक्वेशन से हम ऑर्डर निकालेंगे। और होता क्या, अब निकालना क्या है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट्स ऑफ y।
अब y की सबक्रिप्ट्स होती है वो जो नीचे, सब का मतलब होता है नीचे, सुपर का मतलब होता है पावर, बेस पे, बेस वाली जगह को आप माइनस करना है, सबसे बड़ी वाली में से सबसे छोटी वाली माइनस करना है, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे अब ये देखो, ये हमारे पास इधर हमारे पास कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई ना कोई शक्ल खड़ी है ना, इसलिए ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसमें देखो ये डिफरेंस से फ्री है, इसमें सबसे बड़े वाला सबस्क्रिप्ट है ये k+2, इसमें सबसे छोटे वाला है k। अब आप k+2 में से k माइनस करें, k से कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो इसका और डिफरेंस में क्या, इसका डिफरेंस का इक्वेशन का ऑर्डर पता चल गया 2। अब अगली इक्वेशन देखो, अब इधर एक साइड, इधर देखो, इधर 0 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये देखो वो खुद बता रहा है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा, अब ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन थी। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, k+3, इसमें लोएस्ट कौन सा है, k+3 में से k माइनस किया तो 3 आ गया, तो इसका ऑर्डर भी नीचे बता दिया उसने 3 है। तो ऑर्डर निकालना होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं आगे चलती हूँ, आ गया डिग्री, आ गया डिग्री की डेफिनेशन देखो, डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म फ्री फॉर्म। ये भी वही कह रहे हैं कि भाई ऐसी इक्वेशन से निकालना जिसमें डिफरेंस इन्वॉल्व ना हो। द हाईएस्ट पावर ऑफ वाइज की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अच्छा, इसमें देखो y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री है 1। इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। आगे चलो, अब ये नीचे आओ, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, नॉन होमोजीनियस। और एक और मजे की बात, ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर में हमारे पास ऊपर वाली जो इतनी भी इक्वेशन थी ये सारी हमारे पास लीनियर थी। और लीनियर के क्राइटेरिया वही है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ODE में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर देखते थे, तो ये वही क्राइटेरिया। आप देख लो, इधर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर आ गया 2, नो ये लीनियर नहीं रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी लीनियर नहीं रहा। अब इसमें हाईएस्ट पावर, इसमें y की देख लो, y की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो यहाँ हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस, नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ऑर्डर 2, डिग्री कितना, 3, डिग्री है 3। अच्छा चलो डिग्री देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर थी 3। अब इसमें देख लेते हैं ऑर्डर कितना है, ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट कौन सा है, 2, 4, k2, और यहाँ लोएस्ट क्या है k, तो k2 में से k गया तो हमारे पास आ गया 2, तो हमारे पास डिग्री और ऑर्डर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी होती है तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन की क्लासिफिकेशन 2 टाइप की हो सकती है, एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, दूसरी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। होमोजीनियस क्या होती है वो देख लेते हैं, और ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, अगर राइट हैंड साइड पे आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब आप लोगों ने ये देखो, ये इफ द फाइनाइट इन द डिफरेंस इक्वेशन द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो फंक्शन है हमारा 0 हो जाए। ये देखो, ये हमारे पास पीछे आपको मैंने जनरल फंक्शन दिखाई थी, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, अगर ये वाली साइड 0 हो जाए तो हम ऐसी डिफरेंस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बोलते हैं। ये वाली साइड अगर 0 हो जाए तो हम इसे होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन देखते हैं। नॉन होमोजीनियस अगर ये 0 नहीं, अब ये इसकी एग्जांपल आ गई, देखो ये राइट हैंड साइड पे आपको ये हमारे पास क्या है, 0 है, तो यस दिस इज कौन सी, होमोजीनियस डिफरेंस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें y की हाईएस्ट, इसमें डिग्री 1 है। चलो आगे चलो, नॉन होमोजीनियस अगर ये 0 नहीं होगा तो ये नॉन होमोजीनियस होगा, और इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों को अब दिखाती हूँ। अब मैं इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना सिखाती हूँ, ठीक है। चलें गाइस, आ गया ये क्वेश्चन आ गया, और अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करना आपको सिखाऊंगी। अच्छा बाय द वे, पहले इन्हें सोल्व करने से पहले भी ये बात सुन लो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे भी अपने ज़माने में नहीं आते थे, और मैं इतना कंफ्यूज होती थी जिसकी कोई हद नहीं है। उस वक्त मैं भी बच्ची होती थी, तो उस ज़माने के बाद मैं आज आपको ये पढ़ा रही हूँ डिफरेंस इक्वेशन। और ये जब मैंने आप लोगों का लेक्चर प्रिपेयर किया, मैं इतना शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह ताला का उसमें, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आती नहीं थी, मुझे इनका ऑर्डर निकालना नहीं आता था, मुझे इसका डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री निकालना नहीं आता था। जब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही थी ना, तब मैंने बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अगर मुझे ये सारा कुछ पहले पता होता था ना, जैसे हम इंसान नाशुक्री कहते हैं, जब मैं भी नाशुक्री कर रही हूँ, अगर मुझे ये पहले पता होता था तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पास कर लेती और आज मैं पता नहीं कौन सी प्रोफेसर बनी हुई होती। तो खैर ये मेरी नाशुक्री वाली बात है, ऐसी बातें आप लोगों ने नहीं करनी, कि जो होता है उसी में भलाई होती है। अगर मैं कहीं अगर गवर्नमेंट की मुलाजिम बन जाती तो
आदमी आप लोगों के पास ना होती। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों के पास लेकर आना था इसलिए, और मुझे बहुत सारा इल्म भी देना था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे किसी गवर्नमेंट का नौकर नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ताला ने ना आप लोगों के लिए बचा के रखा है। तो खैर चलें ठीक है, अब तो ये होगी स्टोरी। अब इन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है और इसको सोल्व कैसे करना है आप लोगों को मैंने कहा था पहले कि इसको ये देखो, ये हमारे पास है, ये इक्वेशन है, आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंस इक्वेशन की शक्ल में। के में 3 ऐड होने का मतलब क्या है, e रेज़ टू पावर 3 और y आ गया अकेला। इसे शिफ्ट ऑपरेटर की शक्ल में लिख सकते हैं ना, इस वाले पोर्शन को हम शिफ्ट ये देखो इस तरह से लिख सकते हैं। और आया 6 एज इट इज, और इसको भी हम लिख सकते हैं e स्क्वायर के वो y के प्लस 11 और e के आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 6 और के y के एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखो, y के सबके पास है, इसे कॉमन ले लो। अब देखो इस इक्वेशन के हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, अब आप तो माशाल्लाह फाइनल सेमेस्टर में पहुंचे। आप लोगों ने पीछे ODEs में ही ये सोल्व करना सीखा था। आपके पास ये इक्वेशन होती थी, आप एक्सिलरी इक्वेशन जैसे पता नहीं कम्प्लीमेंट्री इक्वेशन बोलते हैं, इसे इक्वल टू 0 रखा। अब आप ये सिंथेटिक डिवीजन लगाइए। आप एक बात याद रखना कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के डायरेक्ट मेथड हैं पड़े। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ा क्यूबिक इक्वेशन चली जाती है या फोर्थ इक्वेशन चली जाती है, फोर्थ डिग्री तक चली जाती है, तो उस पर हम सिंथेटिक लगाते हैं। सिंथेटिक का काम क्या है, सिंथेटिक आपकी थर्ड डिग्री इक्वेशन को एक दफा सिंथेटिक लगाओगे उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी फिर उसके ऊपर कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, उसे सोल्व करो। अच्छा, अगर आपकी पावर, चलो अभी से पहले सोल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास डिग्री 3 की थी, इसे सोल्व करना है तो हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है या लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आती है। तो आप इसके ऊपर सिंथेटिक लगाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। सिंथेटिक कैसे लगाते हैं, आप एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे ई की जगह जो हम पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे 0 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, आप जरा इसमें 1 रख के देखिएगा, ई की जगह -1 रख के देखिएगा, अगर वो भी 0 ना हो 2 रख के देखिएगा, -2 रख के देखिएगा, 3 रख के देखिएगा, -3 रख के देखिएगा, तो कोई ना कोई इसमें जरूर 0 बनेगा। तो अब इधर ये x ई की जगह उसने -1 रखा है, ये देखो माइनस और सिंथेटिक डिवीजन आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था सिंथेटिक। ये सारे इसके ये इसके जो कोफिशिएंट है इधर रख देते हैं, इधर 1 है 1 आया, 6 है 11 है 11 आया, 6 है 6 आया। अब ये देखो 1 सबसे पहले नीचे गिरता है और जो भी चीज नीचे आएगी ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर यहाँ रख देगा। ये इससे मल्टीप्लाई आंसर आया, ये अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया आंसर 5 और इसे मल्टीप्लाई करो तो -5 इधर आ जाएगा, इसे ऐड किया तो 6 और इसे मल्टीप्लाई करो -6, यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। तो अब इसे दोबारा उठा के इसी शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा m नहीं इधर e आप लिख सकते हैं, e² 5e + 6 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास e के आंसर आ गया है। अब ये हमारे पास 3 आंसर आ गए, एक -1 एक आ गया -2 एक आ गया -3। अब ये तीनों के तीनों डिफरेंट आंसर हैं और इसे बिल्कुल वैसे जैसे आप ODE में पत्नी कौन सा चैप्टर था मुझे याद नहीं है, कोई एंड में वाला ही था, तो डिफरेंट आंसर को लिखने का तरीका यहाँ पे जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, C1 आपका सोल्यूशन उसकी पावर के, वहां पे मेरे ख्याल से कोई पावर नहीं होती थी, पत्नी साथ में आता था के, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली उधर। तो यहाँ पे जो भी आपका सोल्यूशन होगा उसकी पावर, C2 इसकी पावर और ये C3 इसकी पावर, तो ये हमारे पास कोई मुश्किल है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आया, इसे भी आप शिफ्ट ऑपरेटर की शक्ल में लिखेंगे कि y के कॉमन होगा, एक्सिलरी इक्वेशन बनाए, सिंप्लीफाई करें। ओहो, अब ये देखो ऊपर केस उसने बताया था, पहला केस बताया था, सारे के सारे आंसर डिफरेंट निकले। अब इधर बता रहे हैं कि अगर सेम निकल आए, रिपीट हो जाए, अगर एक ही रूट बार बार आ जाए तो उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखने का तरीका देख लो। C1 ये भी बिल्कुल वैसे जैसे आप OD में पढ़ के आए हो, C1 + C2 और यहाँ पे आ जाएगा k क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये देखो ये 2 k है तो एक ही आंसर। तो अब फिर वहां पे दो कांस्टेंट तो आ नहीं सकते, C1 2k और फिर C2 2k नहीं होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट बनाने के लिए पहला सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन से डिफरेंट बनाने के लिए यहाँ पे k आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे 3 होते तो यहाँ पे होता C1 + C2k + C3 k²। अगर 4 दफा 2 आ जाता, 4 टाइम्स आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, C1 + C2k + C3k² + C4
k पावर q और फिर बाहर आ जाता है, ये चीज आ जाती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगली एग्जांपल। अब ये हमारे पास आ गया, इसको शिफ्ट ऑपरेटर, और ये इधर अब कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट ये आ गया। कॉम्प्लेक्स रूट आप लोगों को पता है, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आप उसका ना इजीली रेडियस भी निकाल सकते हो, आप उसका इजीली थीटा भी फाइंड कर सकते हो। आप रेडियस कैसे निकालोगे, आपको पता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, हमारे पास आंसर है 1। और थीटा कैसे निकलता है, वो होता है b, यहाँ पे ये y होता है, यहाँ ये x होता है, ये y ओवर x, y इधर आपका 1 है और x आपका 0 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 1 ओवर 0 हो गया इन्फिनिटी, 10 इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 पर। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है कि अगर हम इसे लिखने का क्या तरीका, r आपका आया 1, ये 1 की पावर k, c1 एज इट इज, कोस और थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा π/2, और ये हम पे आ जाएगा k, और ये हमारे पास आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह अभी अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही सोल्व करना है। ये देखो, अब ये इधर भी इमेजिनरी रूट्स ही आएंगे, आयोटा आएगा इधर, ये देखो वैसे सोल्व कर रहा है और इसके 2 आंसर आ गए, और ये भी इधर भी कॉम्प्लेक्स, इधर भी कॉम्प्लेक्स। अब आप इसे सोल्व करेंगे, इधर अलग रेडियस निकाला, थीटा निकाला, रेडियस निकाला, थीटा निकाला, और यहाँ 2 सोल्यूशन बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा r1 और थीटा 1 की शक्ल में, एक बनेगा r2 और थीटा 2, और इन दोनों की सोल्यूशन आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरह इसी क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सोल्व करना है, और हाँ ये आसान है, मुश्किल नहीं है। तो 2 डिफरेंट आंसर आ गए, 2 डिफरेंट आंसर को आप इजीली लिख सकते हो। तो इसी तरह अगली क्वेश्चन, इसको भी देख लेती हूँ, कोई मेरा अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो वो मैं करवा दूंगी, वरना ये सारे के सारे आपको नहीं करने हैं। तो ये जो ये चीजें आपको देती जा रही है ना, ये आपके पास असाइनमेंट है, और ये खुद नंबर काउंट कर लो, मैं इसमें कोई काउंट नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, ये आ गया टेक्निकल क्वेश्चन, इसे मैं आपको सोल्व करना सिखाती हूँ। ये देखो, आप जरा इधर गौर से देखो, इसमें y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, yk+1, yk सबसे छोटी वाली yk-1। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसे भी yk-1 बनाना है, इसे भी yk-1 बनाना है। क्या काम है, इतना आसान सा काम है। यहाँ पे k में 1 प्लस भी कर दो, माइनस भी कर दो, इधर भी k में 1 प्लस भी कर दो, माइनस भी कर दो, माइनस वाला यहाँ पे खड़ा रह गया, इधर हम 1 प्लस करेंगे तो इधर 2 बन जाएगा, इधर 1 प्लस करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, और माइनस वाला यहाँ पे खड़ा रह गया। आओ जरा आओ, ये देखो ये शक्ल, अब जो 2 इधर बनता है वो 2e की शक्ल में बाहर चला जाएगा, इधर भी जो 1 बचता था, पॉजिटिव 1 बनता था, वो e की शक्ल में बाहर चला गया। अब जरा गौर से देखो, ये भी yk-1, ये भी yk-1, ये भी yk-1 बन गया। तो अगर फिर भी आपको ये स्टेप समझ नहीं आता तो आपने ड्यूरिंग लेक्चर मुझसे ये बात पूछनी है। तो ना अब यहाँ पे yk-1 सबके पास कॉमन है, आप कॉमन ले लें, ये वाली चीज अगली इक्वेशन बनाए, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएं, अल्फा निकालें, बीटा निकालें, और इस फार्मूले में फिट करें और आंसर निकालें। मुश्किल है कोई? अब मैं आपको नॉन होमोजीनियस सोल्व करना सिखा रही हूँ, लेकिन इसका सारे केसेस तो नहीं सिखाऊंगी, 1 या 2 केसेस सिखा के फिर मैं बस करती हूँ। तो अब ये हमारे पास है नॉन होमोजीनियस है, आपको पता है नॉन होमोजीनियस में ये वाली चीज इक्वल टू 0 नहीं होती। तो अब आपको अब इधर बता रहे हैं यहाँ पे, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस की शक्ल में होंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब उसको सोल्व करने का ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ओडीई में आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व करते थे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का दोनों का सम हो जाता है, ये भी सेम वैसे है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का आपने सॉल्यूशन निकालना है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन जिसे वो y से डिनोट कर रहा है, और एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसे वो y स्टैटिक से डिनोट कर रहा है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y के क्या होगा, y प्लस y स्टैटिक आपका y के हो जाएगा। अच्छा, टू फाइंड द कंपल्सरी सॉल्यूशन ऑफ 1, इक्वेशन 1 का कंपल्सरी सॉल्यूशन निकालने के लिए वो तरीका वही है जो आप ऊपर होमोजीनियस इक्वेशन, कंपल्सरी ये वाला इक्वेशन निकालने के लिए आप इसे होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, मतलब ये वाली साइड 0 करेंगे और इसे वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे आप ऊपर सोल्व करके आए हैं। ये कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, ये आप लोग कर चुके हैं। अच्छा, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। इन इक्वेशन 1 विल डिस्कस इन टाइप्स, आपको डिफरेंट टाइप्स आपको बताएंगे। अब एक एक करके मैं वो सारी टाइप्स आपको बताती हूँ। चलो अब ये देखो, ये मेरे पास है एक, हमारे पास कौन सी टाइप है, पहली टाइप है अगर मेरी राइट हैंड साइड पर क्या आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए। ये देखो, अगर फंक्शन जो है कोई कांस्टेंट मतलब 3 खड़ा हो या 4 या 5 या कुछ भी खड़ा हो, तो अब उसमें करना क्या, पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद वो करते हैं। जैसे गाइस ये देखें, आप लोगों को ये नजर आ रहा है इस साइड पे कोई कांस्टेंट आ गया है। अब इसकी पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि अगर कांस्टेंट आ जाए तो इसे सॉल्व कैसे करना है। अच्छा चलो देखो, कांस्टेंट आ जाए, वो कहता है देन इन ऑर्डर टू फाइंड y स्टैटिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वी सब्स्टिट्यूट अ ट्रायल फंक्शन y। आपने y के इस इक्वेशन में जहां जहां y के नजर आ रहा होगा वहां वहां क्या पुट कर देना है, एक कोई कांस्टेंट c पुट कर देना है। वो c कोई कांस्टेंट होगा, आपने कोई उसे 5 नहीं पुट करना है, ऐसे ही कोई कांस्टेंट c होगा। इन
गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करने के लिए हम लोग उसमें पुट कर देंगे इफ द ट्रायल ऑफ फंक्शन, अब वो कहता है जो आप फंक्शन ले रहे हो या एनी टर्म्स ऑफ अ ट्रायल फंक्शन इज प्रेजेंट इन वाई, वो कहता है जो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन में अगर वो टर्म ऊपर पर्टिकुलर सोल्यूशन में आ रही होगी तो फिर आपने क्या कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में आ रही होगी, देन ट्रायल ऑफ अ फंक्शन विल मल्टीप्लाई अ सूटेबल फंक्शन दिस, तो आप उसे सी नहीं लोगे तो आप उसे सी रेज टू पावर एन लोगे। अब ये एन क्या होगा वो मैं आपको कुछ उससे दिखाती हूँ, शक्लों से दिखाती हूँ, ये याद रखना अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपका सी रिपीट हो रहा होगा ना तो फिर आप सी नहीं लोगे, तो आप सी के साथ कोई के की पावर मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखो ये एग्जांपल है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, पहले इसकी होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व करेंगे फिर इसकी नॉन होमोजीनियस सोल्व करेंगे। आपको पता है इसे शिफ्ट ऑपरेटर में आप इजीली लिख लेंगे, वाई के कॉमन ले लेंगे। आगे चलें, इसका कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए आप ये वाली साइड इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब इसी एक्सीलरेंटली इक्वेशन उठाओ और इसे सिंप्लीफाई करो, ये m की दो वैल्यूज आएंगी, इन वैल्यूज को आपने इस तरह से लिख लिया। अब चलते हैं आगे, अब ये तो आगे कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, अब आगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमने सी ले लिया, सी ले लिया। अब यहाँ सी की वैल्यू पहले निकालते हैं, जो आपकी इक्वेशन थी, ये जो आपने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, कौन सी इक्वेशन, ये यहाँ पे वाई के की जगह सी यहाँ पे पुट कर देंगे। आज इधर पुट करते हैं, ये देखो ये पुट कर दी। अब जरा सी को अंदर कर दो, ये देखो अब आपको पता है सी तो कांस्टेंट है, अंदर तो के है नहीं, जिसके अंदर ये हम 3 ऐड करेंगे। इस पे जितना मर्जी शिफ्ट ऑपरेटर लगाओ सी एज इट इज आएगा, इधर भी सी एज इट इज आएगा, इधर भी सी एज इट इज आएगा। अब ये सी की शक्लें इन्हें आपस में ऐड शेड कर सकते हो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सी की वैल्यू पर देख लो, इसमें है ना ये है ना ये है ना ये है, वाओ। तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, वाई के की वैल्यू हमारे पास सी आ गया, तो वाई स्टैटिक आपका हो गया 5/2। अब जनरल सोल्यूशन क्या है, वाई का और वाई स्टैटिक आपने दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन निकल आया। इसी तरह आप अगली वैल्यू इस 7 आई है, आप ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग खुद करेंगे, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो आप लोग खुद करेंगे, इसी तरह अब ये भी आप लोग खुद करेंगे, आसान है। सारा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिया। ये आया, इसमें रिपीट हो रहा है। जैसे अब यहाँ पे वो बता रहा है, अगर वो कहता है दिस है वाई के हम सी लेते हैं इज ऑलरेडी इन कंपल्सरी सोल्यूशन, अगर वो सी की वैल्यू एक कंपल्सरी सोल्यूशन में है वी टेक, तो हम फिर क्या करेंगे, हम ये सी को किसी के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये भी प्रेजेंट है, ये भी आपके कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में निकल आता है तो आप के की पावर 2 कर देना, अगर ये भी आपको नजर आया था तो के की पावर 3 कर देना, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, ये इसमें से शिफ्ट ऑपरेटर की शक्ल, आप इसे कॉमन ले सकते हो, आप इसे एक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हो। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ये सोल्यूशन हाँ 3 टाइम्स रिपीट हो गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन लेना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आप अकेला सी नहीं ले सकते, सी लेंगे तो वो ये दोनों सेम हो गए। आप सी के साथ के भी नहीं ले सकते, तो वो ये हो गया। सी के साथ सी स्क्वायर भी, के स्क्वायर भी नहीं ले सकते, वो भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो आप फिर क्या लोगे, सी के साथ के की पावर 3 लोगे, के रेज टू पावर 3 लोगे। तो अब आप ये वाली चीज है, अब आप इसके अंदर पुट कर दें और जरा खोलो। अब इस चीज को जरा गौर से देख लो, ये सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है पीछे हट जाएगा, सी कांस्टेंट है पीछे 3 और सी कांस्टेंट है पीछे हट जाएंगे, 3 और सी कांस्टेंट है पीछे हट जाएंगे, ये कांस्टेंट पीछे हट जाएंगे। अब शिफ्ट ऑपरेटर देखो, इसे के चाहिए होता है, ये के इसे नजर आ गया, के में वो क्या ऐड कर देगा, 3 ऐड कर देगा। ये देखो इसने ऐड कर दिया। अब इसके पास क्या 2 है, के में 2 ऐड कर देगा और पावर ये एज इट इज खड़ी रहेगी। अब इधर 1 है तो के में क्या 1 ऐड कर देगा और क्यूब एज इट इज खड़ा रहेगा और ये एज इट इज आया। अब सारों की पावर क्यूब, इसे आप खोलेंगे, इसे भी क्यूब खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ सी की वैल्यू निकलेगी, सी की वैल्यू निकल आई। अब आप इसको दोनों को सम कर लें, इतना आसान सा काम है। और अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्योंकि अब मैंने आपको सारी टेक्निक सिखा दी है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ओए हाँ इसमें भी हाँ ठीक है, ये आप लोग करेंगे। चलो अब मैं आती हूँ इसकी सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप हमारे पास, चलो ये बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इतना काम आज के लिए काफ़ी है। तो ना ये जितना काम मैंने आपको दिया इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी काम है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में यही आपको प्रीवियस वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होगा। तो अपने आपके असाइनमेंट्स क्या हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने अंदर आपको दिए हैं, जो मैंने समझा दिए, वो जो मैंने आप लोगों को ऐसे जनरली दिखा के आगे चलती गई हूँ, वो वाले क्वेश्चन आपके पास असाइनमेंट है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।